नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सरल रेखा में गति, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। विद्यार्थी, इससे पहले सरल रेखा में गति से संबंधित हमने 4 वीडियो देखे हैं। उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया है, सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हमने वहां पर समझ लिए हैं। आज के इस वीडियो में उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो हमने NCERT की पाठ्यपुस्तक के आधार पर तथा प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है उनमें से हमने सिलेक्ट किया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी की वह शाखा जिसमें गति का अध्ययन इसके कारणों पर विचार किए बिना किया जाता है कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं। देखिए, गति का अध्ययन हमारे पास में 3 ऑप्शन है, गति की, शुद्ध गति की और द्रव गति की। द्रव गति में गतिकी में द्रव की गति का अध्ययन करते हैं, और गति की और शुद्ध गति की। जो शुद्ध गति की है इसमें हम गतिशील पिंडों का, कणों का अध्ययन करते हैं, बट गति के कारण का अध्ययन नहीं करते। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि पथ की लंबाई सदिश राशि है। पथ की लंबाई अदिश राशि है। पथ की लंबाई कैसी राशि है? अदिश राशि हमें दे रखी है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? विस्थापन का परिमाण, परिमाण है ये वर्ड, हमेशा ही किसी वस्तु के द्वारा तय दिए गए समयांतराल में पथ की लंबाई के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन बी आएगा। हम अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। विस्थापन केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, जबकि पथ की लंबाई अनुसरण किए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। सही स्टेटमेंट है। पथ की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो देखिए, हमारे को इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है कि निम्न में से कथन सही नहीं है। सही नहीं है, गलत पूछा है। तो इसमें गलत कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। गलत बी ऑप्शन होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति की अक्ष पर 3 आरंभिक और अंतिम स्थितियां इस प्रकार है। कोई व्यक्ति है और उनकी 3 आरंभिक और अंतिम स्थितियां हैं। अब हमारे को ये पूछा है कि कौन सा जोड़ा ऋणात्मक विस्थापन देता है। तो देखिए, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति हम घटा लेंगे। विस्थापन के लिए क्या आ जाएगा? विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। और इस अंतिम स्थिति में से हम क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थिति घटा लेंगे। प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति में से जब हम प्रारंभिक स्थिति घटाएंगे तो पहले ऑप्शन में देखिए विस्थापन क्या होगा? 7 माइनस 3, देन यहां पर 10 मीटर हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या होगा? अंतिम स्थिति है -3, और इसमें से प्रारंभिक स्थिति हम घटा लेंगे तो माइनस का 10 मीटर होगा। तीसरी स्थिति के अंदर हमें देखिए क्या दे रखा है? माइनस, देखिए पहली अंतिम स्थिति है 3, अंतिम स्थिति क्या है? 3,
और प्रारंभिक स्थिति -7, तो इसमें भी प्लस में 10 मीटर। तो ऑप्शन जो बी है इसमें हमें माइनस में विस्थापन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। सेकंड पार्ट इसमें ऋणात्मक विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए कि एक शराबी व्यक्ति सड़क पर सीधे टहल रहा है। वह 5 कदम आगे की ओर चलता है तथा फिर वह 3 कदम पीछे की ओर जाता है और ऐसा ही करता रहता है। प्रत्येक कदम 1 मीटर लंबा है और उसमें 1 सेकंड का समय लगता है। सड़क पर प्रारंभिक बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। शराबी इस गड्ढे में कितने सेकंड के बाद गिर जाएगा? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमारे पास में ये है प्रारंभिक बिंदु O और यहां से 11 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर यहां गड्ढा है, यहां गड्ढा है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 11 मीटर है। देखेंगे इसकी शुरू में यहां से चलना स्टार्ट करता है, समय देखते जाइए। ये मैं जो 11 मीटर है इसको डिवाइड कर देता हूं। देखिए ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये है 11 मीटर। देखो ये कैसे चलेगा, शुरू से ये 5 मीटर आगे जाएगा, यहां तक जाएगा, फिर 3 मीटर वापस पीछे आएगा, 3 मीटर वापस पीछे आएगा तो ये यहां आ गया। इसमें कितना समय लगेगा? 5 मीटर आगे जाने में 5 सेकंड आगे जाने में, 3 सेकंड पीछे आने में, तो वो यहां पहुंच गया। अब वो वापस यहां से यहां 5 मीटर आगे चलेगा, इसमें 5 सेकंड लग गई, फिर 3 कदम पीछे आएगा, तो 3 कदम पीछे आएगा तो ये वापस यहां लौट आएगा इस बिंदु पर, तो फिर 3 कदम पीछे आएगा तो 3 सेकंड फिर लग गए। अब इस बिंदु से वापस ये 5 कदम आगे चलेगा, 5 कदम आगे चलेगा तो ये पहुंच गया 9 मीटर पर, तो फिर जो समय लगा 5 मीटर लगेगा। फिर वापस ये 3 मीटर पीछे लौटता है तो वो यहां से पीछे आएगा, तो ये धीरे धीरे यहाँ 9 मीटर से वापस 6 मीटर पर पहुंच जाएगा, यहाँ आ गया वापस 6 मीटर पर। तो वापस 3 मीटर बैक साइड में वापस उसी दिशा में ही विपरीत दिशा में आया तो 3 सेकंड इसमें लग गए। अब वापस आगे 5 मीटर चलेगा तो ये 11 मीटर पर पहुंच जाएगा जहां गड्ढा है, तो वहीं वो गिर जाएगा, इसमें 5 सेकंड लगेंगे। अब देखिए टोटल मिलाकर यहाँ का समय माप लीजिए, टी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, 20 और 9 29 सेकंड यहाँ पर टोटल सेकंड लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विस्थापन के साथ दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है। देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं कि जो दूरी का जो मान है वो सदैव बड़ा रहेगा या इक्वल हो सकता है विस्थापन के परिमाण के, विस्थापन के परिमाण के। यदि यहां से हम दूरी और विस्थापन का परिमाण का अनुपात निकालें तो ये जो अनुपात है वो सदैव ही 1 से बड़ा रहेगा, 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो ऑप्शन यहां पर डी देखें, 1 के बराबर या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन क्या होगा? देखिए यहां पर मैं डायरेक्शन आपके सामने रख देता हूं। ये दिशा है उत्तर की दिशा और ये दिशा है पूर्व की दिशा। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो यहां पर है, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है और 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। ये इधर जा रहा है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब वो यहां से 20 मीटर की दूरी पूर्व दिशा में चलता है, बिंदु सी पर पहुंच जाता है। उसका विस्थापन ए से लेकर सी तक जो सीधी दूरी है उसके इक्वल होगा। ये इसका विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम
बिंदु के बीच की सीधी दूरी ही उसका विस्थापन होगा। विस्थापन AC के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर ये जो AC है वो इस ट्राइंगल का कारण है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट। देन यहां क्या मिल जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इसका हम अंडरूट करेंगे तो 500 का अंडरूट आ जाएगा, 500 का अंडरूट आ गया 10 अंडरूट 5, और जो 5 का अंडरूट होता है वो 2.25 होता है, इसको 10 से गुणा कर देंगे, देन हमें इसका आंसर मिल जाएगा 22.5 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, एकदम सही नहीं है वो हमें पूछा है। तो देखिए विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। देखिए विस्थापन मूल बिंदु के चुनाव से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि विस्थापन किस मूल बिंदु के ऊपर डिपेंड नहीं करता। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब सीधे पथ पर पिंड गति करता है तो विस्थापन और चली गई दूरी सेम हो सकती है, अन्यथा विस्थापन का परिमाण सदैव कम होता है। फिर हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, गलत स्टेटमेंट है, और हमें इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही छांटने के लिए कहा गया, तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लीजिए, विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता, कि जो विस्थापन है वो तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच में ही उन पर ही निर्भर करता है, वास्तविक गति किस पथ पर हो रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, न ही वो उसके बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ ऋणात्मक वेग से गति करने वाले किसी कण की स्थिति समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है। इसमें हम एक तरफ ले रखी है स्थिति, दूसरी तरफ हमने समय ले रखा है। अब देखिए इसका जब ढाल 90 डिग्री से अधिक होता है, देखिए इस ग्राफ बी को आप देखेंगे, इसको आगे बढ़ाऊं मैं, यहां से ये जो एंगल है थीटा ये 90 डिग्री से ज्यादा है, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाती है तो एम जो कि रेखा का ढाल होता है टेन थीटा होता है, ये ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक ढाल को व्यक्त करेगा। क्लियर, जो ढाल है वो कैसा है, यहां पर ऋणात्मक है, और जो ढाल है वो वेग को रिप्रेजेंट करता है। ढाल किसको बताता है, वेग को बताता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्लियर, अगला स्टेटमेंट देखें, अगला क्वेश्चन कि कथन दिए समयांतराल में औसत वेग का एक ही मान होता है जबकि औसत चाल के कई मान हो सकते हैं। ये तो पहला स्टेटमेंट है कि दिए गए समय अंतराल में औसत वेग का एक ही मान होता है, एक ही मान होता है जबकि औसत चाल के कई मान हो सकते हैं। स्टेटमेंट सही लग रहा है, सही है। वेग एक सदिश राशि है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वेग एक सदिश राशि है तथा चाल एक अदिश राशि है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहां पर आप देखें कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता नहीं,
दोनों का अदिश सदिश से कोई लेना देना नहीं है कि ये पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। ये होता तो ये एक दूसरे पर निर्भर करते, व्याख्या भी करते। बट यहाँ पर दोनों कथन स्टेटमेंट, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, लेकिन कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों में से देखिए हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 में से गलत स्टेटमेंट हमें यहां पर देखना है, छांटना है। तो देखिए औसत वेग समयांतराल के द्वारा विभाजित पथ की लंबाई होती है। गलत बात है, क्योंकि औसत वेग विभाजित पथ की लंबाई नहीं होती। यहां पर पथ की लंबाई के बजाय यदि यहां पर विस्थापन होता तो ये सही हो जाता, बट ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट ही हमें देखना है। अगला स्टेटमेंट देखिए, सामान्य रूप से वेग के परिणाम की तुलना में चाल बड़ी होती है। सामान्य रूप से वेग का परिमाण, ये यहां पर जो है ये परिमाण आएगा, परिमाण की तुलना में चाल बड़ी होती, ये बिल्कुल सही है। चाल है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी इक्वल होगी वेग के परिमाण के। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए कि दी गई दिशा में अशून्य वेग से घूमते हुए किसी कण की गति शून्य हो सकती है। कि दी गई दिशा में अशून्य वेग से घूमते हुए, अशून्य वेग से घूमते हुए, देखिए अशून्य वेग से यदि कोई कण घूम रहा है तो उसकी चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, तो गलत स्टेटमेंट है विद्यार्थियों। तो यहां से ये भी गलत स्टेटमेंट आ गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, औसत वेग का परिमाण औसत चाल होता है, ये भी गलत है। तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल सेम होते हैं, पर औसत वेग और औसत चाल बराबर नहीं होंगे। देखिए यहां पर भी ये परिमाण ही वर्ड है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए अब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट ही यहाँ पर देखने थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कार चित्र में दर्शाए अनुसार सीधी रेखा ओपी से होकर जा रही है। ओ ये वाला बिंदु है और पी ये वाला बिंदु है। यह ओ से पी तक 18 सेकंड में चली जाती है। ओ से पी तक कितना समय लेती है, 18 सेकंड का। और फिर पी से क्यू तक वापस 6 सेकंड में आती है। कार की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर आप देखें, ओ से पी तक जाने तथा वापस क्यू तक आने में कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर। तो दूरी तो कितनी हो जाएगी पूरी यात्रा के दौरान, दूरी हो जाएगी 360 प्लस 120, टोटल जो दूरी है वो 480 मीटर हमें प्राप्त होगी। ठीक है, और समय कितना लगेगा, 18 प्लस 6 24 सेकंड का समय लगेगा। तो चाल हमें क्या मिल जाएगी, 480 बट्टे में 24, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल हमें प्राप्त हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, फिर देखिए वेग, वेग में विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन ओ से क्यू तक के बीच की सीधी दूरी तो 240 बट्टे में 24 का भाग लगा देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, औसत वेग। चलिए
ऑप्शन देखिए कि ओ से पी तक जाने तथा वापस क्यू तक आने में जो चाल है, पहले तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं सीधा पी तक, फिर वापस आ रहे हैं क्यू तक, तो तय की दूरी हो जाएगी 480। समय लग रहा है इसमें, ये समय लग रहा है 18 और 6 यहाँ पर, तो 24 सेकंड का समय लग रहा है। चाल आ रही है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त हो रही है। ओके, अब देखिए अगले पार्ट में है क्यू से ओ से पी तक जाने तथा वापस क्यू तक आने में कार औसत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, ये भी हमने देख लिया यहाँ पर। अब देखिए ओ से पी तक जाने, ओ से पी तक जा रही है, वापस ओ तक आने में कार की औसत चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारे को यही पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए वापस ओ तक आने में इसकी चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यदि यहां पर हम बात करें तो इसकी भी यदि हम चाल की बात करेंगे तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड ही आएगी। ये जो ऑप्शन है डी, ओ से पी तक जाने तथा वापस ओ तक आने में औसत चाल औसत वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि यहाँ तो वापस यदि ये ओ तक आ जाएगी तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो होते ही जो औसत वेग है वो जीरो होगा। औसत वेग कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, जो कि यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तत्पश्चात ऑप्शन डी गलत स्टेटमेंट होगा, डी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी दिए गए समयांतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है। देखिए एक बार इस कण क्वेश्चन को दोबारा फिर से समझ लीजिए कि एक तरफ तो हम ले रहे हैं वेग और एक तरफ हम ले रहे हैं समय। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई ग्राफ आ गया, तो इस ग्राफ के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल है ये किसको बताएगा, वेग इंटू समय को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेग इंटू समय को बताएगा, ये विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको बताएगा, विस्थापन को, वेग इंटू टी को बताएगा। और वेग क्या होता है, विस्थापन, वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय, तो समय से समय कट जाएगा, तो ये किसको बताएगा, क्षेत्रफल किसको इंगित करेगा, विस्थापन को बताएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बालक अपने घर से बाजार तक सीधी जाने वाली 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बाजार को समीप ही पाकर वह तुरंत ही वापस मुड़कर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल देता है। बताइए कि t बराबर 0 से t बराबर 50 मिनट के मध्य बालक की औसत चाल व औसत वेग क्या है। देखिए औसत चाल, तो औसत चाल का तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, ये है। तो देखिए कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर घर से बाजार जाते समय, 2.5 किलोमीटर बाजार से घर आते समय। ठीक है, अब हमारे को ये कहा गया है कि 0 से 50 मिनट, तो 50 मिनट लगे, तो 50 मिनट का मतलब हो गया 50 बट्टे में 60 घंटा, तो ये घंटे में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, देन यहां से कितना आ जाएगा, 5 गुणा 60 बट्टे में 50 आ गया है। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल प्राप्त हो गई है। फिर हम बात करते हैं औसत वेग की।
औसत वेग की, तो जो औसत वेग है वो कुल विस्थापन बट्टा उसमें लगा कुल समय, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए कुल विस्थापन, पहले वो बाजार गया 2.5 किलोमीटर का विस्थापन, फिर वापस आ गया तो -2.5, और इसमें 50 मिनट लगे, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तत्पश्चात औसत वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से आप ऑप्शन गौर करके देखेंगे, पहले औसत चाल फिर औसत वेग, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वर्ती मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, औसत वेग क्या होगा? कि हमारे पास में एक ऐसे वर्ताकार पाथ है, और इस वर्ताकार पाथ की जो रेडियस है वो है 40 मीटर। आर कितनी है? 40 मीटर है। ओके, यहां से वो स्टार्ट करता है, चलता है और आधा चक्कर लगा लेता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, सी से होता हुआ जा रहा है। पूरा कितना समय लग रहा है इसमें? 40 सेकंड का समय लग रहा है। ओके, तो देखिए औसत वेग किसके बराबर होता है? औसत वेग होता है कुल विस्थापन बट्टे में उसमें लगा समय। कुल विस्थापन बट्टे में क्या आ गया? समय आ गया। तो कुल विस्थापन कितना आ गया? 2r आ गया, समय t जो कि 40 सेकंड है। तो 40 इंटू 2 बट्टे में 40 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, ये उसका औसत वेग आ गया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है, 2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी सीधी रेखा के साथ साथ चलने वाली एक वस्तु उसकी कुल दूरी के 1/3 भाग को 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। शेष दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आधे समय में, शेष आधे समय में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। तो चाल के दौरान औसत चाल है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहां से इसे मैं दे देता हूं बिंदु ए, ये हमारे पास में कोई बिंदु ए है, और यहां से पूरी जो दूरी है ये है s। हम कितनी मान लें कि टोटल जो डिस्टेंस है वो है s। इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास में हो गए हैं 3 टुकड़े। ये बिंदु, इसको नाम देता हूं मैं c। ये वाली जो डिस्टेंस है वो है s/3। s/3 दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है, इस समय को मैं लिख देता हूं t1 से, कि भाई यहां से यहां तक जो समय लगा है वो t1 लगा है। अब जो बाकी की दूरी है c से b तक, ये कह रहा है कि शेष दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आधे समय में। अब जो शेष जो दूरी है उसको हम 2 समय में डिवाइड कर लेते हैं, कि यहां से लेकर यहां तक t2 समय लग रहा है, और यहां से लेकर यहां तक फिर से t2 समय लग रहा है। इसमें इसकी जो चाल है, अब की बार देखना, इस समय अंतराल में जो चाल है वो है 4 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, 4 मीटर प्रति सेकंड, और इसमें इसकी जो चाल है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं D। ओके, अब देखिए एक एक करके हम समझेंगे। t1 का मान निकाल लेते हैं, मतलब ऐसे सी तक। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल।
तो दूरी तो यहाँ पर हो गई है s/3 और चाल पहले समय अंतराल में है 3, तो ये तो आ गई है s/9। s है, ये s/9 सेकंड आ गया है t1। तो फिर दूसरी स्थिति देखें आप, दूसरी स्थिति में शेष जो दूरी है C से लेकर B तक, ये रह गई है 2s/3, 2/3 रह गई है कुल दूरी की 2/3। तो 2/3 जो दूरी है 2s/3 ये तय की जाती है। देखो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो पहले चाल तो है 4 और समय लग रहा है t2। फिर जो D से लेकर B तक जाएगा तो चाल तो है 5 और समय है t2। तो 2s/3 बराबर आ गया 9t2, ये आ गया। तो यहां से t2 बराबर क्या निकल गया है, 2/27 s निकल गया है। अब हमें देखिए क्या करना है, औसत चाल मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो कुल दूरी तो है s और कुल समय है, पहला जो समय t1, फिर है t2, फिर t2, यही है। तो ये आ गया s बट्टे में t1 प्लस 2t2, ये आ गया हमारे पास में समय। अब देखिए s बट्टे में t1 की वैल्यू कितनी है, s/9, फिर प्लस में 2 गुणा t2 की वैल्यू कितनी है, 2/27 s है। अब जब यहां से s ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 3.8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अब देखिए कि एक नाव नदी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को धारा प्रवाह के साथ और धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में 8 घंटे और 12 घंटे में पूर्ण करती है। बताइए कि रुके हुए पानी में इतनी ही दूरी को तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए दोनों स्थितियां हमारे को समझनी है, धारा प्रवाह के साथ और धारा प्रवाह के विपरीत, दोनों स्थितियों में हमें समय दे रखा है। ठीक है, चलिए हम नदी की दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है, नदी के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कंसीडर कर लेते हैं अक्स है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, अक्स है। ये तो दूरी हो गई है, समय हमें दे रखा है। अब देखिए रुके हुए जल में नाव का वेग u कंसीडर कर लेते हैं। यह है रुके हुए जल में नाव का वेग, ये तो रुके हुए जल में है। ठीक है, u हमने लिया है और v हम मान लेते हैं नदी का वेग, नदी का वेग। अब देखिए धारा प्रवाह की दिशा में क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में वेग क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह की दिशा में वेग जुड़ जाएगा u प्लस v। दूरी कितनी है अक्स और उसमें समय कितना लग रहा है 8 घंटे, तो ये मैंने 8 से इसको डिवाइड कर दिया तो वेग आ गया u प्लस v है जो कि दूरी बट्टे में समय के बराबर है। धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में, धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में u माइनस v इक्वल टू आ गया अक्स बट्टे में 12, अक्स बट्टे में 12। अब इन दोनों से हम कैलकुलेट करके यहां से हम u फाइंड आउट कर लेंगे और
हमारे को ये पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो समय भी निकालेंगे, पहले u निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे को मिल गया 2u बराबर अक्स 1/8 प्लस 1/12। तो यहाँ से 24 लघुत्तम आ गया, 24 लघुत्तम आ गया, 3 + 2 ये आ गया 5 अक्स बट्टे में 24। तो ये हमें u बराबर मिल चुका है, u बराबर मिल चुका है 5/48 अक्स मिल चुका है। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में रुके हुए जल में, रुके हुए पानी में वेग, तो u। तो अक्स बट्टा u करेंगे तो यहां से अक्स बट्टा u निकाल लीजिए, तो 48/5 आ जाएगा, 48/5। तो जो कि 9.6 सेकेंड का आ जाएगा, 9.6 घंटा आ जाएगा, क्योंकि समय घंटे में दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो 9.6 घंटे, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि अक्स के साथ चलने वाली किसी वस्तु की स्थिति को अक्स बराबर a + bt² के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां a बराबर 8.5 मीटर, b बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t को समय सेकंड में मापा जाता है, तो t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु की चाल क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में अक्स बराबर क्या दे रखा है, a + bt²। हमें चाल पूछिए तो v बराबर होता है dx/dt। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 + b × 2t हो गया है, तो 2bt आ गया है। अब देखिए हमें क्या पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पर आप क्या पुट कर दें, t बराबर 2 सेकंड पुट कर दीजिए, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा b का मान कितना है 2.5, t का मान कितना है 2, तो ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी कण की एकविमीय चाल को संभावित रूप से दर्शा नहीं सकता। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें आप देखेंगे पहले ही ग्राफ में एक तरफ हमें समय दे रखा है, दूसरी तरफ हमें स्थिति दे रखी है। तो देखिए हम आपको बता दें कि एक ही समय पर कण की दो स्थितियां नहीं हो सकती। इस सिद्ध में आप देखें कि कण की दो स्थितियां नहीं हो सकती। इसी प्रकार से इस ग्राफ में भी, सेकंड वाला जो ग्राफ है, इसमें भी एक ही समय पर दो वेग नहीं हो सकते। तीसरे ग्राफ में देखिए चाल कभी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती, ये यहाँ पर पॉजिटिव, इधर वाली जो चाल है वो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ये ग्राफ गलत, ये ग्राफ भी गलत, ये ग्राफ भी गलत। अब देखिए पथ की कुल लंबाई कभी घट नहीं सकती, पथ की कुल लंबाई समय के साथ में बढ़ रही है, फिर यहाँ पर घट गई है जो कि पॉसिबल नहीं है। विस्थापन हो सकता है बट यहाँ पर पथ की लंबाई दे रखी है जो कि घट नहीं सकती, तो ये ग्राफ भी गलत है। चारों ही ग्राफ क्या है, गलत है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। किसी कार का गतिमापी मापता है, जो स्पीडोमीटर है वो तात्क्षणिक चाल को मापता है। किसको बताएगा, तात्क्षणिक चाल को इंगित करता है, तो ये तात्क्षणिक चाल को बताएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कण के वेग को किसी समय t पर इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये कण का वेग है 2t × 3t - t मीटर पर सेकंड। इसका वेग किस समय अधिकतम होता है, किस समय पर इसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए हमें किस समय पर वेग अधिकतम होगा ये पूछा है, अधिकतम वेग वाले सिचुएशंस पूछी है। देखिए अधिकतम वेग पर एक हमें यहाँ पर v का जो रिलेशन है वो दे रखा है,
2t इंटू 3t माइनस टी, 2t इंटू 3t माइनस 1, इससे मैं क्या लिख दूं 6t माइनस 2t², ये हमें दे रखा है। देखिए dv/dt में इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो 6 माइनस 4t, ये आ गया हमारे पास में। अधिकतम वेग पर, अधिकतम वेलोसिटी पर जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 हो जाता है, ढाल 0 हो जाएगा। तो यहां से अधिकतम वेग पर dv/dt कितना हो जाएगा 0, dv/dt 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस 4t इक्वल टू आ गया 0, और 4t इक्वल टू आ गया 6, और t इक्वल टू आ गया 6/4 बराबर 3.2 सेकेंड, सॉरी 1.5 सेकेंड आ जाएगा, या इसको हम 3/2 सेकेंड कह देंगे। 3/2 सेकेंड, इसी फॉर्म में ही हमें आंसर दे रखा है, डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है वो हमें पूछा है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, इसकी चाल 0 है, हमें एक समान वेग से गतिमान दे रखा है, एक समान वेग से गतिमान है, और ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक समान वेग से गतिमान है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये ऑप्शन देखिए सेकंड ऑप्शन कि इसका त्वरण 0 है, तो इसका त्वरण 0 होगा, एक समान वेग से गतिमान कण का त्वरण क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन बी ही इसमें सही होने वाला है। चाल 0 नहीं हो सकती, गलत स्टेटमेंट। इसका त्वरण वेग के विपरीत है, ये भी गलत है। इसकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी कण की चाल को अक्स बराबर x0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, जहाँ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अक्स नॉट है वो ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0 के द्वारा वर्णित किया गया है। बताइए कण की किस वेग से शुरुआत होती है। देखिए बहुत सारे आंकड़े t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अक्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब कुछ दे रखा है, तो इनसे घबराना नहीं है। हमें जो दे रखा है वो है अक्स बराबर x0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये दे रखा है। बताइए किस वेग से शुरुआत होती है। तो पहले तो हम यहां से क्या करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे, और वेग ज्ञात करने के लिए अक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट। तो x0 तो एज डीज हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, फिर माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस के टी का एक्सपोनेंशियल माइनस के टी ही हो जाएगा, फिर माइनस के टी का करेंगे तो माइनस में के हो जाएगा, माइनस माइनस यहां से प्लस होगा, x0 के एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये आ जाएगा। क्लियर। और हमें ये कहा गया है कि बताइए कि किस वेग से शुरुआत होती है। तो t बराबर 0 पर हमें वेग ज्ञात करना है, t बराबर 0 पर हमें वेग ज्ञात करना है, तो t बराबर 0 पुट कर दीजिए। t बराबर 0 पुट करेंगे तो x0 के आ जाएगा, x0 के, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है t बराबर 0 रखते ही क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो x बराबर v बराबर x0 के, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र में एक विमीय चाल में किसी कण के अक्ष टी आलेख को दर्शाया गया है, अक्ष और टी के आलेख को दर्शाया गया है। इसमें समय के दो भिन्न व समान समयांतरालों को दर्शाया गया है। माना कि v1 एवं v2 औसत चालें क्रमशः 1 व 2 समयांतरालों में है। तब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाला पहला पार्ट है और ये वाला दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है, 2 समय अंतराल है, और हमें ये कहा गया कि समय के छोटे अंतराल में औसत चाल उस अंतराल के दौरान अक्षटी ग्राफ के ढाल के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमारे को ढाल देखना है, दोनों में से ढाल जिसका ज्यादा होगा वेग उसका ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे कि पहले समय अंतराल में ढाल अधिक है, जो
अक्ष टी ग्राफ का जो ढाल है, ग्राफ का ढाल वो वेग को बताता है। किसको बताएगा? वेग को बताएगा। तो पहले समय अंतराल का जो ढाल है वो दूसरे समय अंतराल के ढाल से अधिक है, इसलिए पहले समय अंतराल में चाल अधिक होगी, दूसरे समय अंतराल में चाल कम होगी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से हमने क्वेश्चन लिए हैं। चित्र में विद्यालय ओ से अपने अपने घरों क्रमशः पी एवं क्यू को लौट रहे दो बच्चों ए एवं बी के लिए स्थिति समय ग्राफ को दिखाया गया है। इन ग्राफों के संबंध में गलत स्टेटमेंट को चुनिए। देखिए कि इस तरफ हमने लिया है समय, इस तरफ हमारे पास में क्या है? समय। इस तरफ हमारे पास में है स्थिति, ये है Q, ये बिंदु P। देखिए P और Q इनके घर हैं, A और B यहां पर बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए जल्दी कौन स्टार्ट होता है? A स्टार्ट होता है चलना। दोनों में से पहले कौन चलता है? A चलता है। बाद में कौन चलता है? B, ठीक है। यहां से आप देखें, इसको मैंने मिला दिया, तो ये इस समय पर तो पहले कौन पहुंचता है? यहां पर आप देखें कि ग्राफ में पहले और बाद में कौन पहुंचता है, इसका तो स्पष्ट यहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए, जो ढाल होगा अक्ष टी, ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल है वो वेग को बताएगा। किसको बताएगा? वेग को बताएगा। चलिए यहां से आप देखिए नजदीक कौन रहता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है? गलत हमारे को स्टेटमेंट छांटना है। कौन सा स्टेटमेंट कथन की चूज करना है? गलत। पहले देख लेते हैं, बी की तुलना में ए विद्यालय के अधिक निकट रहता है। बी की तुलना में ए, तो देखिए बी, ए तो रहता है पी पर और बी रहता है क्यू पर, तो पी नजदीक है ओ से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए बी की तुलना में ए विद्यालय से जल्दी चल देता है, बी की तुलना में ए जल्दी चल देता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी की तुलना में ए तेज चलता है। अब तेज कौन चलता है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो बी का ढाल है वो ज्यादा है, ए का ढाल कम है, तो बी का वेग भी ज्यादा होगा, तेज भी वही चलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सी, वो गलत स्टेटमेंट है, इसमें ऑप्शन सी ही आएगा। ए और बी घर पर एक साथ पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं वो एकदम सिद्ध में है, तो दोनों एक समय पर पहुंचते हैं। जबकि ए पहले चलना स्टार्ट करता है, यहां से देखिए ए पहले चलना स्टार्ट करता है, बी बाद में चलना स्टार्ट करता है, बट पहुंचते दोनों समय पर हैं। बी इसमें सॉरी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे देखिए कि किसी निश्चित दिशा की ओर चाल समय ग्राफ को चित्र में दिखाया गया है। कण के द्वारा t बराबर 0 सेकंड से 10 सेकंड के मध्य तय की गई दूरी होगी। 0 से 10 सेकंड के मध्य तय की गई दूरी हमें यहां पर ज्ञात करनी है, ठीक है। देख लीजिए, पहले 5 सेकंड में जो दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी, ये जो v और t के मध्य दिया गया जो समय है, v और t के मध्य जो दिया गया ग्राफ है, इसका क्षेत्रफल भी किसको बता देगा? दूरी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो दूरी बराबर आ गया हमारे पास में v t, ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल। यदि ये ऋणात्मक होता तो बाद में उसका हम परिमाण लेते, तो यहाँ पर ऋणात्मक तो है नहीं, तो ये तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का आधार 1/2, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 12, तो ये आ गया 60 मीटर। कितना आ गया? 60 मीटर इसमें सही होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
एक डायग्राम में दर्शाया गया है। बताइए कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक है। जो रेखा का ढाल होता है वो वेग को रिप्रेजेंट करता है। रेखा का ढाल किसको बताएगा? वेग को इंगित करेगा। तो यहां पर आप देखें, एक एक बिंदु पर यहां पर ढाल इधर है, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है और यहां पर इधर है। तो ये जो बिंदु ई है इसके ऊपर जो ढाल है वो ऋणात्मक, ढाल ऋणात्मक है तो जो ऑप्शन ढाल ऋणात्मक तो वेग भी ऋणात्मक होगा। ई वाला ऑप्शन सही होगा, यहां सी आएगा। क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कण की चाल के समीकरण को x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा बताया गया है। यहाँ a बराबर 15 सेंटीमीटर, b बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका तात्क्षणिक वेग t बराबर 3 सेकंड पर होगा। x बराबर हमें क्या दे रखा है? a प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है। तात्क्षणिक वेग हमें पूछा है तो v बराबर क्या हो जाएगा? dx बाई dt। तो ये आ गया 0 प्लस बी इंटू 2t। अब v बराबर हमें कितने सेकंड पर निकालना है? 3 सेकंड पर। b का मान हमें कितना दे रखा है? b का मान हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा। तो b का मान मैं 3 रख देता हूं, 2 पढ़ाई है, t का मान 3 है। तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। गतिमापी कार की चाल को निम्न में मापता है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसका मापन करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में इसका मापन करेगा। फिर देखिए कि दिया गया चित्र अक्ष पर गतिमान किसी कण की चाल के विस्थापन समय ग्राफ को दर्शाता है। अब देखिए कण विराम अवस्था में है। पूरी गति के दौरान कण विराम अवस्था में नहीं है। कण यहां से लेकर यहां तक कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। एक नियत वेग से आगे बढ़ता है, फिर ये यहाँ t0 के पश्चात ये विराम अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर गौर करके ऑप्शन देखिए कि t0 समय तक कण स्थिर वेग से गतिमान रहता है और फिर रुक जाता है, मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें पिंड की चाल, पिंड की जो चाल है वो कितनी दे रखी है? पिंड की चाल को dv बाई dt बराबर 6-3v समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहां v है मीटर प्रति सेकंड में, t है सेकंड में। t बराबर 0 पर पिंड विराम अवस्था में है, तो समय के साथ चाल में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। हमें यहां से क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करनी है। t बराबर 0 पर कण विराम अवस्था में है, ये भी दे रखा है। तो वेग 0 से स्टार्ट होता है और हम ले जाएंगे इसको v तक, ठीक है। और जो समय है उसको 0 से t तक इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? चलिए, t बराबर 0 पर v का मान कितना है? 0 है। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है dv बाई dt बराबर 6-3v। इसको मैं dv बाई 6-3v पुट कर दूं, बराबर आ जाएगा dt। समाकलन कर दीजिए, वेग 0 से v हो रहा है, 1/6-3v dv बराबर समय 0 से t 1 dt। इसका हो जाएगा log 6-3v अपॉन -3, और लिमिट यहां से हो जाएगी 0 से v तक, 0 से v तक बराबर, और यहां हो जाएगा t और लिमिट हो जाएगी 0 से
t तक। -1/3 बाहर आ गया, log 6 - 3v माइनस 0 पुट करेंगे तो log 6 आ जाएगा, बराबर आ गया t। हमें वेग की वैल्यू चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, वेग चाहिए। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, log 6 - 3v/6 इक्वल टू आ जाएगा -3t। अब हम ले लेंगे यहां पर एंटी लॉग लेने पर क्या ले लिया जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 - 3v/6 बराबर मिल गया एक्सपोनेंशियल -3t और 6 का यहां से भाग लगा दीजिए, 6 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 - v/2 बराबर आ गया एक्सपोनेंशियल -3t। v/2 बराबर आ गया 1 - एक्सपोनेंशियल -3t और v बराबर आ जाएगा, v बराबर इसको इधर 2 से गुणा हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, अब ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 30वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसमें हमें मिल जाएगा बी ऑप्शन। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जल्दी ही हम जो शेष क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करवाने वाले हैं, जल्दी लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।